हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। मेरा नाम है विशाल परिहार। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सेशन करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर। और आप में से सभी लोग, जितने लोगों का टारगेट है यूपीएससी का, मैं उम्मीद ये करता हूं आप सब लोग बिल्कुल मेहनत से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन जरूर लेंगे, और यूपीएससी के एग्जाम का जो एम है, एम भी आप पूरा करेंगे जल्दी ही, है ना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक बार मुझे यस सर लिख दीजिए कि यस सर, बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। आज का सेशन फर्स्ट सेशन है और काफी कुछ हम फर्स्ट सेशन में सीखेंगे। शुरू करने के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों को एक नोटबुक निकाल के रख लीजिए। अपने आसपास एक नोटबुक निकाल के रखिए दोस्तों, और उस नोटबुक में हर वो पॉइंट जो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, उस पॉइंट को आप लोग दोस्तों नोट करिएगा। एवरी पॉइंट, हर वो पॉइंट दोस्तों जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, लोग स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए ज्वाइन करते जाएं सभी लोग, क्योंकि आज हम बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे सीखेंगे जो शायद आप नहीं सीख पा रहे होते हैं। जनरली हम चीजें नहीं सीख पा रहे होते हैं। पूरा आज का इस सेशन का हमारा टारगेट क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो आप में से वो लोग जिन्होंने इससे पहले का सेशन नहीं देखा था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा उसको देख लेना इस सेशन के खत्म होने के बाद। बट अभी हम देखते हैं आंसर राइटिंग कैसे करते हैं यूपीएससी में, एंड ये आंसर राइटिंग को हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। जो आंसर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव का सेशन होता है ना दोस्तों, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, चाहे बैंक एग्जाम में स्टूडेंट्स पढ़ते हो, मैं उनको पढ़ाता हूं, तो चाहे उसमें लिखना होता हो, चाहे सीएससी में कोई भी हो, चाहे फिर आपका स्टेट पीएससी हो, फिर चाहे आपका यूपीएससी, सभी में आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं हम इन सबको दोस्तों देखेंगे। तो स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज क्लास तो 3 बजे है, लेकिन जो अगली क्लास होगी वो कल 11 तारीख को 9 बजे होगी मॉर्निंग में। तो कोई रह मत जाना, छूट मत जाना। और 12 तारीख को भी होगी 9 बजे। तो किसी के पास कोई बहाना नहीं हो कि आज रक्षाबंधन है कि क्या और क्या और क्या, ऐसा कोई बहाना किसी के पास नहीं होना चाहिए दोस्तों। एम यूपीएससी का है, टारगेट 2024 रखा है। हमारे पास 2 साल होती हैं, इन 2 सालों में दोस्तों हमें करनी होती है प्रिपरेशन, और इन 2 सालों में हर दिन आंसर राइटिंग करेंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ना तो आपको ये बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा कि बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी है, और ना ही आपको दोस्तों एकदम से बहुत सारा लिखना है। धीरे धीरे ये सिस्टमैटिकली दोस्तों होता चला जाएगा। उसी सिस्टमैटिकली होते चले जाने में आपको इसे सीखते चले जाना है, ठीक है। आज का सेशन में मैंने आपको एक आंसर राइटिंग दिया है दोस्तों, उसको दोस्तों हम आज करेंगे। जरा मैं आपको बता देता हूं कैसे करके। मुझे आप में से सभी लोग बता दीजिए कितने लोगों का टारगेट है अभी यहां पर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और अपना जरा एक बार टारगेट बताइए कि हाँ सर, आंसर राइटिंग मेरा टारगेट है। कई बार क्या होता है, आंसर राइटिंग टारगेट नहीं होता है, कई बार बाकी अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ना है। आंसर राइटिंग का टारगेट मेरे को बताइए कितने लोगों का है। ट्रू पे टैप करके बताएंगे जितने लोग आंसर राइटिंग का टारगेट किए हुए हैं। जो नहीं है तो मतलब डेफिनेटली करना तो है, बट अभी आंसर राइटिंग का टारगेट कितने लोगों का है। वेरी वेल डन, 75%, बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी है, बहुत बढ़िया। सभी लोग सुनेंगे हमें आंसर राइटिंग कैसे लिखना होता है। मैं आप लोगों के लिए क्या बताने वाला हूं, आप यहां पर क्या सीखने वाले हैं। नंबर 1, मैंने आपके सामने एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनो। और इस क्वेश्चन के साथ में मैंने खुद ही लिखा है, इसके आंसर्स भी खुद ही लिखे। ये मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, डिस्कस द की चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी आपको मालूम है, यानी कोर्ट कचहरी में जो मामले होते हैं उनको अगर हम डिजिटाइजेशन करते हैं तो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया, एंड सजेस्ट मेजर्स, और मेजर्स भी बताइए दैट कैन बी टेकन टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, जो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में फायदा पहुंचाते हैं। अब जैसे कि आया, एक बहुत जनरल टॉपिक है और करंट वाला टॉपिक है, तो करंट टॉपिक में दोस्तों आप इसे सीधा कनेक्ट करोगे और करंट में आपको ये पूछा जाएगा तो अब आप इसे लिखोगे। लिखने का मैं तरीका बताता हूं। जब आप लिख रहे होते हैं 2 बड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, मैं वो बताता हूं, सभी लोग दोस्तों नोट करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने होते हैं। सबसे पहले, जो भी कुछ आप लिख रहे हो, वॉट एवर इट इज, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि आपकी ग्रामर चेक की जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार बोलें यस सर एवरीवन।
आपकी ग्रामर चेक की जाएगी, हमें ग्रामर पर ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं ग्रामर पर ध्यान देना तो बहुत टिपिकल ग्रामर होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूसरा पॉइंट ये कहता है जो भी कुछ आप लिख रहे होते हैं वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लाइंस में आपको लिखना होता है। कोई हाई फाई लाइंस नहीं लिखनी होती हैं, कोई बहुत घुमा फिरा के एकदम मेटाफर टाइप का घुमा फिरा के कुछ नहीं लिखना होता है। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं प्रीवियस ईयर में जो टॉपर रहे हैं यूपीएससी के, उनकी राइटिंग निकाल दो तो आप देखोगे, आइडिया आपको मिलेगा। आप कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं ले आऊंगा कि वो लोग किस तरीके से उन्होंने लिखा। मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, बाकी की बात नहीं। बहुत सिंपल शब्दों में लिखना होता है ना, और आपकी ग्रामर करेक्ट हो। दो बड़े बड़े पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने होंगे। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूपीएससी से डिफिकल्ट कोई एग्जाम नहीं होता इंडिया में, तो उसके नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप जैसे बैंक का एग्जाम दे आते हो, एसएससी का एग्जाम देकर आते हो, या बाकी कोई एग्जाम देकर आते हो, तो उन सभी में दोस्तों होता क्या है कि आपका लेवल अगर आप एक बार इसे कर लोगे तो बाकी सब कुछ करते चले जाओगे। ठीक है, तो दो चीजें याद रहेंगी, एक बार बोले यस सर, दो चीजें याद रहेंगी, है ना। ओके, अब तीसरी चीज जो कि दोस्तों बड़ी कॉमन है, मतलब वो ध्यान क्या रखोगे वो तो करना ही है, वो है दोस्तों जो भी आप फैक्ट लिख रहे हो, आपके फैक्ट सही होने चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं, साथ में किसी भी मुद्दे के ऊपर कुछ दिया हो, कोशिश करना है आपको पर्सनली एक कोई एग्जाम्पल आप वहां पर कोट कर पाए, पर्सनली एक कोई आप एग्जाम्पल वहां पर लिख पाए, ये बहुत जरूरी होता है। हम डेली द हिंदू एडिटोरियल जब पढ़ रहे होते हैं तो उस एनालिसिस में हम एक ही चीज सीखते हैं कि वहां पर रेगुलरली वो जो राइटर होता है ना कुछ एग्जाम्पल दे देता है कि ठीक है ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एंड देन उसने एग्जाम्पल दे दिया कि अच्छा ठीक है 2 साल पहले ऐसा कुछ हो गया, फिर एग्जाम्पल दे दिया 1 साल पहले ऐसा कुछ हो गया। तो जितना भी आपके सामने दोस्तों वहां पर एग्जाम्पल हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स, उस तरीके के एग्जाम्पल्स आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो जरा समझते हैं, अपने पास एक डिस्क्रिप्टिव है। मैं आपको बताता हूं होता क्या है, जब आप तैयारी करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, सभी आपको पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे। क्या हिस्ट्री वाले सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, करंट वाले करंट पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमी पढ़ाएंगे, सबसे आप सीखते हैं, समझते हैं, फिर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होते हैं। बट देयर मस्ट बी समवन जो आपके डिस्क्रिप्टिव को चेक करे। बताइए, होना चाहिए ना कोई जो आपके डिस्क्रिप्टिव को चेक करके बताए कि भैया ये गलत है, ये सही है, वरना लिख तो दुनिया रही है, प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं। तो वो आपकी प्रिपरेशन को, जो आप लिख रहे हो आंसर राइटिंग, उसको चेक करने की जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है। मैं पैटर्न कुछ ऐसा बनाने वाला हूं, अभी 3 क्लास जो होंगी उसमें तो मैं ही सिखाऊंगा, उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो मैं इस तरीके से करूंगा कि एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे लिखिए, उसमें कुछ मैं होमवर्क दूंगा। तो जो आप लिखोगे आप मुझे भेजोगे, दूसरे दिन वही मैं स्क्रीन पर लेकर आऊंगा और चेक करूंगा, बताऊंगा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ताकि आपका स्कोर किसी भी तरीके से कम ना हो। बताइए ये स्टेप कैसा है? ये पूरी अनअकैडमी पर आपको स्टेप नहीं मिलेगा, जो स्टेप दोस्तों मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। बढ़िया स्टेप है। इसी एक चीज की कमी थी अभी अपने प्लेटफॉर्म पर, और देखो अभी तो दोस्तों मैं बैंक एग्जाम्स को पढ़ा रहा था डिस्क्रिप्टिव ना, एक इसी चीज की कमी थी जो कि दोस्तों अब आज पूरी हो गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। अब जरा समझते हैं कैसे करके ऐसे पढ़ना है। तो जरा अब हम डिजिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो ना, तो आपको उसका इंट्रो देना होता है, शुरुआत में उसके बारे में बताना। तो जैसे देखो बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस जो है प्रोवाइडेड अ मेजर थ्रस्ट टू द डिजिटाइजेशन। इसी की वजह से इसकी प्यास बढ़ गई है डिजिटाइजेशन की ऑफ इंडियन कोर्ट्स। तो पहली लाइन को सुन के आपको लग रहा होगा यार बड़ा खतरनाक लिख दिया, ये मास्टर तो बोल रहा था कि आसान से लिखना है। ये चीज आप में से जितने लोगों को लगी कि यार ये तो डिफिकल्ट था, आपने लाइन लिख दी थ्रस्ट करके, तो टेंशन नहीं लेनी, ये अभी आपको आदत में आ जाएगी। जब मैं ये इस तरीके की चीजें 150 कराऊंगा ना, आपकी आदत में आ जाएंगी, आपके वो चीज बिल्कुल आदत में आ जाएंगी। पॉइंट समझ में आया ना? तो हमने कहा द जुडिशरी अडॉप्टेड ई फिलिंग, अब ई फाइलिंग होने लग गया, केसेस का फाइल करना, इंटरनेट पे ही फाइल कर दिया, फॉर अर्जेंट मैटर्स एंड
कंडक्टेड फ्रीक्वेंट हियरिंग्स ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो डिजिटाइजेशन के चक्कर में क्या है, सारी की सारी चीजें होने लगी, केस कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं। तो ये आपने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया। अब इंट्रो बताने के बाद अभी सब बताऊंगा, फ्री क्लासेस पेड क्लासेस सबके बारे में बताऊंगा। अभी पहले पूरा ऐसे कर लेते, फिर मैं सब डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत देना, सब आराम से बने रहो। पहले मैं पूरा इसको समझाता हूं, ठीक है? सुनो। तो जैसे आपने इंट्रो बताया पूरा, इंट्रो के बाद फिर आप आएंगे दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटाइजेशन, मतलब डिजिटाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। हम चैलेंजेस पर पहुंचने से पहले उसके बारे में थोड़ा माहौल बनाते हैं, जैसे कि सेव्स टाइम, इससे कि बचता है हमारा समय। मैं आपको दिखाऊं एक चीज, मैंने सिर्फ पॉइंट में चीजें लिख रखी हैं। पहला मैंने फायदा बताया सेव्स टाइम, दूसरा मैंने ये बताया, तीसरा मैंने ये बताया, चौथा मैंने इसको पॉइंट्स में बताया। आप भी ऐसे पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा एग्जाम में भी। विथ डिजिटाइजेशन इट विल टेक मच लेस टाइम, इससे कम समय लगता है फॉर द लोअर कोर्ट्स टू ट्रांसमिट द रिकॉर्ड्स टू द एपेलेट कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट से लेकर एपेलेट कोर्ट में कोई भी रिकॉर्ड भेजना होता है, डिजिटाइजेशन ने एक बटन दबाया पहुंच गया। वरना क्या, फाइल की फाइल जा रही है वहां जा रही है, और फाइल के पन्ने पलटे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, समय बहुत जाता था। पहला फायदा ये हो गया। अभी हम इसके फायदे के बारे में बता रहे हैं। हालांकि एग्जाम में जब चैलेंजेस हैं थोड़ा पूरा चैलेंजेस बताएंगे, बट मैंने पूरा आज एलेबोरेट किया है, पहली क्लास है ना, इसलिए ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है? अब सेकेंड पॉइंट लिखा आपने, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एडजर्नमेंट। तो एडजर्नमेंट्स यानी जो केसेस होते हैं उनकी कई बार क्या हो जाता है कि रोक लगा दे कि अरे ठीक है बहुत टाइम लग रहा है, तो कहते कोर्ट इज एडजर्न नाउ, कोर्ट अभी स्थगित कर दी गई। तो कई बार केसेस ऐसे स्थगित कर दिए जाते हैं, तो स्थगित ना करी जाए, ऐसी जो है ऐसे केसेस की संख्या कम हो जाती है। देखो हमने कहा केसेस आर एडजर्न सिंपली बिकॉज, केसेस क्यों एडजर्न हो जाते हैं, क्योंकि जो एफिडेविट्स फाइल किए जा गए सेवरल इयर्स अगो वर नॉट रीस्टोर्ड विद द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड के साथ रिस्टोर ही नहीं हुए, वर नॉट ट्रेसेबल, और उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, मालूम पड़ रहा है 10 साल पुराना केस है, ढूंढ रहे हैं, फाइल ही नहीं मिल रही क्योंकि हियरिंग नहीं हुई वहां पर, तो ये तो गड़बड़ हो गई। सो वंस दी डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटाइज, अगर डॉक्यूमेंट डिजिटाइज हो गए और ई फाइल हो गए बाय द काउंसिल्स के द्वारा, एटलीस्ट जो केसेस हैं वुड नॉट गेट एडजर्न बाय द कोर्ट्स ऑन दिस अकाउंट। तो इस रीजन की वजह से कोर्ट किसी भी केस को एडजर्न नहीं करेगी। एडजर्न मतलब स्थगित नहीं करेगी, अरे ठीक है ये वाला कोर्ट छोड़ो, आप एडजर्न कर दिया, दूसरे केस को लेकर आओ, इनको देखेंगे बाद में, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या उस पर कार्यवाही होगी, क्या चीज होगी, ऐसा हो जाता है। तो पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा फायदा मुझे बताओ, यस लिख दो एक बार, सभी लोग देख रहे हैं, यस लिख दें, और इनको पॉइंट को नोट भी कर लेना, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना दोस्तों, और पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना मैं बोल रहा हूं वो नोट भी कर लेना। आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 3, करंट स्टेटस चेक। जो करंट स्टेटस चेक है, पहले देख ही नहीं पाते थे, कोर्ट में केस चल रहा है पता नहीं चला, लेकिन आज के टाइम पे तो लैपटॉप से देख लिया, अच्छा हमारे केस की हियरिंग क्या, अगली हियरिंग है क्या, कार्य क्या सुनाया गया था इसमें, डिसीजन, अच्छा वर्डिक्ट आया था, ये सब कुछ पता चल जाता है। सो वंस अ लॉयर या फिर जो लिटिगेंट है फाइल्स अ केस, जब फेक केस को वो डिजिटली फाइल करता है, ही और शी कैन चेक द स्टेटस ऑफ द फाइलिंग, तो उस फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकता है, द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशंस, एफिडेविट्स, द डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग, कब नेक्स्ट हियरिंग होगी, ऑर्डर्स पास बाय द कोर्ट्स, क्या ऑर्डर पास किए गए, ये सारी चीजें एटसेट्रा, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन एन ऐप, किसी भी ऐप पर, मतलब जस्ट क्लिक करके, जो इनकी ऐप होती है या फिर वेबसाइट पे जाके। बताइए मुझे एक चीज बताइए, मैंने अभी तक आपके 3 पॉइंट लिखे, बहुत सिंपल भाषा में है, बताइए बताइए सिंपल भाषा में। लिटिगेंट उसको कहा जाता है जो याचिका करता होता है, जो अपनी गुहार लगाता है, प्ली लगाता है, उसी को लिटिगेंट कहा जाता है, ठीक है? ऐसे देखो कुछ कुछ वर्ड है वो आपको समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लो, इसकी चिंता मत करो। और मैं आपको बता दूं आप सब लोगों के लिए क्या करने जा रहा हूं मैं, आज ही मैंने अपनी एक क्लास में बताया था, मैं आप लोग को भी दिखा देता हूं, आपको मजा आ जाएगा देखकर जो आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं। देखो कहां से आएगा, हाँ देखो, ये जल्दी ही आप लोगों के लिए एक मैं डिक्शनरी बनाने वाला हूं, ये दिख रहा है इकोनॉमिक्स लिखा है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कितने वर्ड्स होंगे वो सारे लिख दूंगा। अभी हमने कहा ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कितने वर्ड्स होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी क्या है, आपको जैसे लगता है ना सर लिटिगेंट का मतलब नहीं मालूम, ओहो क्या होगा, एडजर्न का मतलब नहीं मालूम, ओहो क्या होगा, ऐसी बहुत सी चीजें होती है ना, ये सारी की सारी टेंशन, सारी की सारी दिक्कतें हो जाएंगी खत्म। ये मैं दोस्तों करने वाला हूं, बढ़िया है चीज, क्यों अच्छी है ना?
बस ये चीज दोस्तों करने वाला हूं, मजा आ जाएगा। आ जाइए। वर्चुअल हियरिंग विल बी अ नॉर्म। वर्चुअल हियरिंग एक नॉर्म बन जाएगा। नॉर्म मतलब क्या है कि एक नियम बन जाएगा वर्चुअल हियरिंग। कैसे? बिफोर द पेंडेमिक, अभी जब तक पेंडेमिक नहीं आई थी उससे पहले भी वर्चुअल कोर्ट हुआ करती थी। आप लोगों को अभी एग्जांपल याद दिलाता हूं। कई बार हो सकता है आप लोग कहीं गए हो और आपका व्हीकल, आप कार है, गाड़ी, बाइक है, आपने यू टर्न ले लिया है कहीं से जहां से नहीं मुड़ सकते और आपका चालान कट गया, मोबाइल फोन में मैसेज आया। बताओ, ऐसा हुआ है किसी के साथ? है ना? हुआ है ना? तो नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, जब पता होगा। ये तो कॉन्सेप्ट पहले भी था, यानी कि इन मुद्दों के लिए, ऐसे तरीके के केसेस के लिए तो ई कोर्ट पहले ही बने थे। तो भैया ठीक है, घर बैठे ही चालान भर दो भैया, लो भैया 2000, है ना, ऐसे करके। मतलब अब तो महंगा हो गया, पहले कम था, ऐसे करके। तो वही कहा, बिफोर द पैंडेमिक वर्चुअल हियरिंग्स वर यूज्ड ओनली इन अ लिमिटेड मैनर। सिर्फ लिमिटेड मैनर में ही ऐसा होता था। इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था केसेस का, कि केसेस की लाइव स्ट्रीम करेंगे, सबको दिखाएंगे। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिस ऑफ जजमेंट। जब पहली बार हुआ था, एक केस था स्वप्निल त्रिपाठी का, इनकी केस में पहली बार शुरू हुआ था। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक एग्जाम्पल लिख दिया। ऐसे ही आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, जिस भी चीज से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो आप उसका एक एग्जाम्पल वहां पर कोट कर सकते हैं। हाँ मोहम्मद, ये सेशन यूपीएससी के लिए है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों ये वाला? एक बार मुझे सब लोग बताते हैं यस सर, कैसे हमने एग्जाम्पल कैसे कोट कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर सीख लिया। ठीक है, ओके। अभी इसमें देखो एक पॉइंट और है, उसको पूरा करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वाला। द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज अ स्टेप। ये एक स्टेप है टुवर्ड्स एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, कि आप ट्रांसपेरेंट, हमें पता चल जाता है कोर्ट में क्या चल रहा है। आजकल यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो इनकी कोर्ट हियरिंग की, जज ने ऐसा केस सुना है, ये सुना है, ये सुना है, आपको सब पता चल जाता है। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। जज कई बार डांट लगा देते हैं। ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होगी ना, और वो उस तरीके से तो होता नहीं है, आपको मालूम है, जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है ना, कि जैसा ऐसा हो गया है, अलग तरीके से कोई आ गया गोविंदा की मूवी में, हाथ में आग लगा के आ गया चल रहे हैं, या फिर जोली एलएलबी की टाइप के कुछ हो, ऐसा करके को तो कुछ होता नहीं है। ठीक है। सो गुजरात हाई कोर्ट, जज के सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, चाहे कितना ये बड़ा लॉयर हो। गुजरात हाई कोर्ट इन जुलाई 2021 बिकेम द फर्स्ट कोर्ट। ये पहली कोर्ट हुई थी हमारी कंट्री में टू लाइव स्ट्रीम इट्स प्रोसीडिंग्स। और हमने ये एग्जांपल यहां पर कोट कर दिया कि कौन सा केस था, साथ में हमने ये भी कोट कर दिया कि वहां पर कि कौन सी कोर्ट थी जिस कोर्ट ने पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग की थी। अभी हम चीजों को समझ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब हम चीजों के बारे में लिखेंगे तो हमने कैसे करके लिख दिया। पहले हमने लिखा यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटाइजेशन इन दी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो हमने उसके पॉइंट लिख दिए। अब हम लिखेंगे चैलेंजेस, कि इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। तो जरा अब हम इसके चैलेंजेस को समझते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार यस सर लिख दें, एक बार यस सर लिख दें, क्योंकि मैं सबकी बात को सुनना जरूर चाहता हूं। इतने 200 से ज्यादा 250 के आसपास लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैं यहां पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। मुझे पता कैसे चलेगा फिर, बताइए। हाँ आपको मालूम है, हाँ 450 से ऊपर चल रहे हैं। मैंने पर्सनली आज 3 घंटे लगातार कॉल किया है स्टूडेंट्स को कि आज आपकी क्लास है 3:30 बजे आ जाओ। कितने लोगों के पास कॉल गया था मेरा, बताओ। अरे कोई है नहीं क्या कि जिसके पास कॉल गया था? मेरे पास आया था, चलो मुझे मिल गए। हाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है यार, मैंने इतने लोगों को कॉल किया, उसमें से कोई आया कि नहीं आया। मैं लगातार 3 घंटे बैठा रहा, सिर्फ कॉल हमारे पास आया था, है ना। तो मैंने इतने लोगों को कॉल किया सिर्फ इस वजह से ही, ताकि आप आए और सीखें। तो टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज सीखनी है। चलो आ जाइए, अब आते हैं दोस्तों चैलेंजेस पर। चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज दोस्तों, ये करने का पहला चैलेंज, ये कनेक्टिविटी इशू। कनेक्टिविटी इश्यूज है पहला चैलेंज। इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज एंड द नीड फॉर अ वेल इक्विप्ड स्पेस। एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, हर जगह इंटरनेट सही तरीके से होना। दूसरा, ऐसी प्लेस भी होना जहां इंटरनेट लग पाए। लॉयर्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट, जो लॉयर सेमी अर्बन एरिया में है या गांव के क्षेत्रों में, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में,
फाइंड ऑनलाइन हियरिंग्स चैलेंजिंग, उनको ऑनलाइन हियरिंग्स चैलेंजिंग लगते कि अरे तो बड़ी परेशानी है, मोस्टली ड्यू टू द कनेक्टिविटी इशू, क्योंकि ये इंटरनेट का इशू है, एंड एन अनफैमिलैरिटी विद दिस वे ऑफ वर्किंग, और उनको थोड़ा अनफैमिलैरिटी भी लगता है कि इस तरीके से काम करना थोड़ा अजीब लगता है कि अरे यार हम ई फाइल करेंगे सारी चीजों को या ई कोर्ट में चला रहे, वो थोड़ा सा उनको लगता रहता है कि अरे यार कैसे करें। तो एक ये चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1 सबको समझ में आया है ना। कम टू द चैलेंज नंबर 2, डिजिटल लिटरेसी। सुनते हैं, मेनी जजेस, बहुत सारे जजेस, कोर्ट स्टाफ एंड लॉयर्स आर नॉट वेल वर्स्ड विद डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट्स। तो दूसरा डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी से वो वेल वर्स्ड नहीं होते, उन्हें अपना काम अच्छे से आता है बट टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में उन्हें परेशानी आती। ये दूसरा चैलेंज है, हमने ये लिखा। तीसरा चैलेंज जो बड़ा चैलेंज है वो है प्राइवेसी कंसर्न्स। विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन के बढ़ने से स्पेशली ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स, प्राइवेसी कंसर्न्स आर लाइकली टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ जुडिशियल एंड पब्लिक डिलिब्रेशंस इन द कमिंग ईयर्स। आगे आने वाले वर्षों में जो प्राइवेसी कंसर्न्स है वो क्या रहेंगे, सबसे फोरफ्रंट, सबसे पहले वही रहेंगे। जुडिशियल और पब्लिक डिलिब्रेशंस जहां होंगे, डिलिब्रेशन का मतलब जो भी बातचीतें हो रही हैं, जो भी सोच समझ के काम किया जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहे, कॉन्वर्सेशन, ये सब पब्लिक डिलिब्रेशन में आता है। ऐसे करके वर्स का मतलब है जुड़ा हुआ, इससे भरा हुआ, उसे हम कहते हैं वेल वर्स्ड है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से भरा हुआ तो वेल वर्स्ड विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऐसे करके। तो तीसरा दोस्तों चैलेंज समझ में आया, प्राइवेसी कंसर्न है हमारे सामने। अब दोस्तों आते हैं हम चौथे चैलेंज की तरफ कि चौथा चैलेंज हमारे सामने क्या आता है। चौथा चैलेंज आता है दोस्तों हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये चौथा चैलेंज है। ऑन द टॉप ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सीख ली, सब सीख लिया, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है विल बी अ ह्यूज कंसर्न टू, ये भी काफी बड़ा कंसर्न रहेगा। तो अब आप दोस्तों चीजों को समझ पा रहे हैं हमने कैसे लिखा, जरा फिर से हम स्टार्ट पे आते हैं। हमने पहले इंट्रो लिखा इसके बारे में, थोड़ा डिजिटाइजेशन की वैल्यू बताई कि कैसे इसकी सिग्निफिकेंस है कुछ पॉइंट में, फिर हमने इसके चैलेंजेस बताए कि ये इसके चैलेंजेस हैं, ये इसकी समस्याएं हैं। पॉइंट समझ में आया। अ वेरी सिंपल मेथड से ही हमें लिखना होता है। चलो अब इसके बाद दोस्तों दूसरे पे बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट इसके पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका ये कि अब इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारे मेजर क्या होने चाहिए, कि भैया अब ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अब खराब है। अब आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको उस हिसाब से ब्रॉड सोचना होगा कि यार मेजर क्या लिए जाने चाहिए, तरीके क्या लिए जाने चाहिए। तरीके समझते हैं। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कोर्ट एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 1, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, कोर्ट में, है ना, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। सॉल्विंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज, हाँ जी ये मेंस का है, पूरा मेंस का है। सॉल्विंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, एक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ अ वेल इक्विप्ड स्पेस, जो वेल इक्विप्ड स्पेस कहीं मिल जाए उसके लिए नियम कानून प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। वेयर लॉयर्स कैन कंडक्ट देयर केसेस, जहां पर लॉयर्स अपने सारे के सारे केसेस वगैरह कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से हमने मेजर लिख लिया। दूसरा मेजर पॉलिटिकल विल होती है इच्छा, पॉलिटिकल विल एंड द सपोर्ट ऑफ जजेस एंड लॉयर्स आर नेसेसरी। जजेस और लॉयर्स की सपोर्ट, साथ में पॉलिटिकल विल जरूरी है। नेता लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक काम नहीं होता देश में, ये तो आपको मालूम है। उनकी जरूरत सबसे ज्यादा जरूरी है, हमने ये देखा। ट्रेनिंग टू जजेस के लिए ट्रेनिंग, कोर्ट स्टाफ एंड लॉयर्स टू मेक देम वेल वर्स्ड, ताकि उनको ट्रेनिंग कराई जाए, किसकी, ताकि वो वेल वर्स्ड हो जाए डिजिटल टेक्नोलॉजी और इसके बेनिफिट से। ऐसे आपने इसके बारे में लिख दिया मेजर। इसके अलावा मेजर क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन दी वर्चुअल स्पेस। अब एक बात बताइए, जब हम वर्चुअल कोर्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केसेस आप वहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं कि ठीक है कोई आतंकवादी का केस है वर्चुअली चल रहा है तो नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए कि कौन से केसेस होंगे जो वर्चुअल हियरिंग हो सकती है, कौन से केसेस की वर्चुअल हियरिंग नहीं रेगुलर हियरिंग होगी। तो हमने कहा वर्चुअल हियरिंग्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल कोर्ट हियरिंग्स। जो फिजिकल कोर्ट हियरिंग्स होती है इसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती।
सब्स्टिट्यूट मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकती इन ऑल केसेस। However, हालांकि इन अप्रोप्रिएट केसेस, कुछ अप्रोप्रिएट केसेस में एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ केसेस जैसे कि आइडेंटिफाइड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई करेगा कि ये केसेस होने चाहिए, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द बार मेंबर से कंसल्टेशन के बाद वर्चुअल हियरिंग शुड बी मेड मैंडेटरी, वहां पर वर्चुअल हियरिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। तो पॉइंट समझ में आया दोस्तों, जब हम मेजर लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बड़े कॉमन जो मेजर की जरूरत है वो लिखे, बट हाँ पॉइंट हमारे ऐसे होने चाहिए कि पॉइंट सॉलिड हो, ऐसे कोई फालतू पॉइंट हम एक भी नहीं लिखेंगे। और एक चीज आपने नोटिस करी कि अभी से लेकर हम यहां तक आए तो यहां तक भी मैंने किसी भी लाइन को रिपीट नहीं किया, किस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सेम बात को मैंने अलग तरीके से लिख दिया है, यानी बात दोनों में सेम है, तरीके अलग अलग, ऐसा नहीं करना होता है। हम बस ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम हर एक पॉइंट को लिख पाए। जहां बात हो रही है सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटाइजेशन की, वह हमने वो लिखा, जहां बात हो रही है इसके चैलेंजेस की, फिर हमने वो लिखा, फिर जहां बात हो रही है इससे लिए जाने मेजर्स की, तो हमने फिर मेजर्स लिखा, और एट द एंड हमें लिखना होता है इसका कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम वे फॉरवर्ड बोलते हैं। अब देखो जरा वे फॉरवर्ड कैसे लिखते हैं, वे फॉरवर्ड ऐसे लिखते हैं, हमने कहा हेंस, इस प्रकार इट इज इंपेरेटिव, ये आवश्यक है, दैट द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी बी डिस्कस्ड, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है ये डिस्कस होना चाहिए, टू बेटर यूटिलाइज इट्स पोटेंशियल, ताकि इसके पोटेंशियल का अच्छे से इस्तेमाल हो सके, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलरली किन टर्म्स में कि कोर्ट रिकॉर्ड्स का अच्छे से इस्तेमाल हो पाए, क्योंकि कोर्ट में रिकॉर्ड्स होंगे सही तरीके से, सारे के सारे केसेस बड़ी स्मूथ हो पाएंगे, ई फाइलिंग ऑफ केसेस एंड देयर वर्चुअल हियरिंग, इन सब का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पाए, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इन सब का। इट विल प्रेजेंट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब जब आप एंड लिख रहे होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी चीज के बारे में एक पॉजिटिव होप देते हुए जा रहे हैं, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं अगर, तो आप एक आईएएस ऑफिसर है, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिन सिचुएशंस पे आपको संभाल के सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर ये फ्यूचर है तो आप कैसे समझाएंगे, तो उसको आप बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहां करें, it will present a golden opportunity to reduce the pendency of a plethora of cases। plethora मतलब होता है बहुतायत में जो बहुत सारे केसेस हैं उनकी जो पेंडेंसी है, पेंडिंग में पड़े, उसको रिड्यूस कर देगा। ये रिड्यूस करने की बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने पास में। आज के समय में हजारों की संख्याओं में केसेस पड़े हो जो पेंडिंग है, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, क्यों? क्योंकि फिजिकल कोर्ट है, अभी ई कोर्ट हो तो चीजें जल्दी हो पाए, है ना। एंड प्रिजर्व दी डिकेड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, और दशकों पुराने अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी डिजिटलाइजेशन में उन सबको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दिस इज दी वे फॉरवर्ड। तो अब मुझे बताओ, ये हमने पहला आंसर राइटिंग किया, पहले बताओ क्या ये आप सबको समझ में आया अच्छे से? दिस इज दी फर्स्ट आंसर राइटिंग। अब मुझे सब लोग अब लिखकर बताओ, सभी लोग, मुझे सबसे चाहिए जवाब, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोग अभी क्लास में हैं? क्योंकि मुझे तो आज मेरी पहली क्लास हुई है, एक क्लास पहले हुई थी, अब आज से स्टार्ट हम लोगों ने करी है, तो आप लोगों की भी पहली क्लास होगी, तो पहली क्लास में के हिसाब से आपने काफी कुछ समझा होगा, और अभी जैसे मैं धीरे धीरे आपको वोकैब दूंगा, चीजें दूंगा, उन सब में आपको काफी हद तक समझ में आएगा। ठीक है, ओके, चलो अब जरा हम समझते हैं कि, एक सेकेंड सर, किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है। वो कमेंट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप आइकॉनिक वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपको आइकॉनिक का दिख रहा होगा। जो स्पेशल वाले हैं, जो फ्री क्लास पढ़ते हैं, उनको उनका दिखता है। हाँ, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है, ओके। तो चलो ये हमारा समझ में है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो, सीख रहे हो तो क्या जरूरी है, आपके लिए कुछ बैचेस आ रहे हैं, देखो मैं उनके बारे में बताता हूं, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट होंगे। जो लोग आगे आगे पढ़ने वाले उन लोग के लिए देखो, पहला तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये बैच आ रहा है अभी 12 तारीख से, है ना। तो चारों टीचर्स आपको ये पढ़ाने हैं, बढ़िया बढ़िया, अपने सब्जेक्ट में टॉप क्लास के टीचर्स है अनअकैडमी पर। अच्छी बात है, बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं आप। बाइलिंगुअल पढ़ने का मतलब आप इसमें हिंदी में भी सीखते हैं और आप इसमें इंग्लिश में भी सीखते हैं। लैंग्वेज सारी के सारी दोस्तों, तो दिक्कत जैसे करके मैं पढ़ाता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। तो एक तो दोस्तों आपके लिए ये बैच है। दूसरा, और ऐसा नहीं कि आप अनअकैडमी पर आओगे तो सिर्फ एक ही बैच दे सकते हो, नहीं, सारे। दूसरा बैच है आपके लिए, ये देखो, हिंदी के लिए कंप्लीटली। लक्ष्य,
ये दूसरा बैच आपका, ये भी 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा आपका हिंदी में बढ़िया तरीके से ये सीखोगे। तीसरा बैच है, देखो एक ये रहा, ये भी बैच आपका बाइलिंगुअली है, ये भी आपका 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। चौथा बैच नहीं, सॉरी, वो तो आपकी टेस्ट सीरीज में है, जो कि 2 दिन बाद से, इसको हटाओ। ठीक है, आपके ये बैचेस, ये शानदार बैचेस है। और देखो, ऐसा नहीं सिर्फ आप अकेले मुझसे पढ़ते हो, अनअकैडमी पर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ना टॉप एजुकेटर्स हैं। आप उनसे पढ़िए जिनको बहुत अच्छा मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस है। सब्जेक्ट आप सब कुछ उनसे पढ़िए, सारा का सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट आप उनसे पढ़िए। मुझसे क्या आप पढ़ोगे? मुझसे आप पढ़ोगे डिस्क्रिप्टिव को लिखते कैसे हैं, मुझसे आप पढ़ोगे डिस्क्रिप्टिव को जब आप लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने डिस्क्रिप्टिव लिखा तो आप मुझे भेजोगे, तो डिस्क्रिप्टिव चेक मैं करूंगा कि इतने में आपको कितना स्कोर मिलेगा। आपने ये लिखा, इसमें आपकी ये गलती है, इस गलती में आपको इस तरीके से सुधारना है। ये सारी के सारे के जो काम है वो काम दोस्तों मेरे हैं। बाकी सब्जेक्ट तो आप बाकी टीचर से पढ़ेंगे, जितने भी टीचर सबसे, टॉप एजुकेटर से सबसे पढ़ेगा। इनके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा, लिखने का जो काम है, लिखने का काम मेरा है, वो मैं पूरा का पूरा आपका कवर कराऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना, कोई बढ़िया तरीके से सीखना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं। ये 12 तारीख से एक दोस्तों बैच शुरू हो रहा है, लेकिन 12 तारीख के साथ साथ एक अभी ऑफर है अनअकैडमी का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 12 तारीख तक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसके बाद वो ऑफर नहीं। तो सब्सक्रिप्शन में ऑफर दोस्तों ये कि अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको वहां पर देखो 4 महीने एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आप 18 नहीं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो दोस्तों तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलता है। मैं रिकमेंड आपको 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए करूंगा, 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए मैं करूंगा रिकमेंड आपको कि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, 2022 से आप 2 साल दीजिए बढ़िया तरीके से। मैं हूं आपके साथ हर एक कदम कदम पर। आप मुझे बताइए समस्या है, मैं हूं आपके साथ, बताओ, और पूरे के पूरे 2 साल के सेशन को बढ़िया तरीके से करो और आगे बढ़ना है। एडिटोरियल सेशन डेली देखते हो, मजा आता है? बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। तो ये दोस्तों आप करिएगा। तो और उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लो चाहे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लो, दोनों में आप दोस्तों मेरे इस कोड का इस्तेमाल करना। मेरा नाम है विशाल, आप लोग जानते तो हो ही है, विशाल 10 लिखोगे तो 10% आपको ऑफ भी मिलेगा, तो इसका आप फायदा उठा लेना। ठीक है, और अंतर बताता हूं दोस्तों, जब प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप आते हैं, आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिलते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है। आपको समय समय पर आप उनसे पूछते रहिए, आपको प्रॉब्लम समस्या है वो बताइए, जो दिक्कत है आप सब बताइए, मेंटोर को बताइए। और मैं तो हूं यहाँ, तो मेरे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना यार, मैं आपको तो बता दूं कौन सा बैच देखना, कौन सा नहीं देखना, कब कौन सी क्लास करनी, सबके लिए मैं होता हूं, उसकी टेंशन आपको खत्म है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना तो बेटर रहेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, बट मैं कहूंगा 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना। ये बेनिफिट 24 महीने, फायदा क्या होता है, अगर किसी भी तरीके से अगर आपको कैसी भी कंडीशन होती है और आपको लगता है कि यार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको कुछ क्राइटेरिया है हालांकि उसके, कि आपको क्लासेस भी देखनी है, आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, फिर भी लगता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अनअकैडमी एक चीज बहुत अच्छा करते हैं, वो है अनअकैडमी अश्योर। आपको 1 साल का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और हम लोग टीचर्स कहाँ जा रहे हैं, हम तो हैं यहीं पर ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो हम तो एक ही काम कहना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको बस एक ही काम करना है, पूरी ताकत लगानी है, सिलेक्शन ले लेना है इन्हीं 2 सालों में। बस आपने अगर सपना देख रखा है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बस उसको पूरा करना है। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आपने अपने अंदर ठान लिया है। होता बस ऐसा है, जब आप पहली बार बैठोगे तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं। बट रेगुलरली धीरे 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 लगातार लगे रहना है। आज अगर आप जरा मुझे ये बताइए, आप सभी लोग मुझे ये बताइए, अगर ये आप खुद से पढ़ रहे होते तो आप में से बहुत से लोग बोर हो जाते, कहते रहे यार समझ नहीं आ रहा क्या करें, नॉर्मली दिख रहा है जैसे बाकी सब दिख रहे हैं वैसे थे। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ये इंट्रो है, ये सिंपल शब्द है, ये सिग्निफिकेंस है, रिपीट करना नहीं है, ये एग्जाम्पल लो कोट किया, ये हमने ऐसे लिखा, उसके बाद चैलेंजेस लिखे, मेजर्स लिख रहे हैं, देन उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड लिखा। वे फॉरवर्ड ऐसा होगा कि होपफुल होगा, होप दिखाई जा रही होगी, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जा रही होती है।
पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं आप सभी से हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो, इस कोड का इस्तेमाल करना, विशाल 10% आपको ऑफ मिलेगा। आज तारीख 10 है, फिर 11 है, फिर 12, आपके पास 3 दिन है, 3 दिन बाद ही बैच स्टार्ट हो रहा है। महिपाल सर पढ़ा रहे बढ़िया तरीके से, मुरनाल सर पढ़ा रहे, कोई शक ही नहीं है, फर्स्ट क्लास सीखो। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं हूं, है ना। मुझे मैसेज कहां कर सकते हो? मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम से लेकर कहीं पर भी कर सकते हो। बाकी तो मैं आपको पढ़ाता ही हूं, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। चलो अब मैं दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन को कराऊं। दूसरा क्वेश्चन करें एक बार, यस लिख दो सब लोग, इतने लोग देख रहे हैं। एक बार दूसरा क्वेश्चन कराऊं दोस्तों, बस इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टार्ट होने वाला है 12 तारीख से। तो आप सब्सक्रिप्शन ले तो विशाल 10 कोड का इस्तेमाल करना, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मुझे ही पता चलेगा कि हाँ ये आप मेरे स्टूडेंट है, तो कोई दिक्कत समस्या होगी, आई एम हियर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे। मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट करता रहूंगा कि कौन सी क्लास देखनी है, कौन सी क्लास में समस्या आ रही है, एवरीथिंग, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। रिसेंटली दोस्तों ये न्यूज में रहा है, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? यस लिखे मुझे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, सुना है? खूब न्यूज में रहा है, कल ही सुना था, बहुत बढ़िया। अब मेरा काम बस यही है कि आपको जो भी करंट में कोई चीज आती है कैसे लिखना है, एकदम टॉप नॉच तरीका, वो मैं बता दूं आपको, ताकि आप बाकी सभी स्टूडेंट से 10 कदम आगे हो। देखो कैसे। अब मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, सुनेंगे बड़े ध्यान से। जैसे हमने क्या बोला, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन डिटेल। कैसे हम की फीचर्स के बारे में बताएंगे, भाई मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हमें बताना है इसके बारे में कि मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये होता क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, भैया क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, पहले हम ये देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ये चीजें दोस्तों हमारे सामने होती हैं। एक कोई अगर हैंड रेस करना चाहे, एक बार हैंड रेस कर लो, तो मैं आपको जरा कनेक्ट करूंगा। ये डेडपूल कौन है यार? सही नाम लिखा करो यार दोस्त। तो यार तुम्हें कनेक्ट करने के लिए लाओ, मैंने कनेक्ट कर लो, तो डेडपूल है। तुम आंसर इतना बढ़िया देख रहे हो, नाम डेडपूल लग रखा है, सही नाम लिखा करो। अभी तुम्हें हैंड रेस करके कनेक्ट करना है मुझे, हाँ हैंड रेस करो। चलो अभी कनेक्ट करते हैं, सब लोग अपने रियल नाम ही लिखा करो भैया, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे बनाएंगे वरना? हाँ जी, आइए जरा इसे पहले पढ़ते हैं। तो पहले हमने इसके बारे में लिखा, दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वाज इनेक्टेड, इसे इनेक्ट किया गया था बाय द इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में, आज नहीं किया गया है। टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इन इंडिया। अभी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है ना। तो अब इसके बारे में लिख दिया आपने। अब इंट्रो ऐसे लिखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। भैया कहीं छापा डाला, अरे 20 करोड़ रुपया निकला। अभी देखो क्या चल रहा है, SSC स्कैम है वहां वेस्ट बंगाल में, छापा डाल रही है ईडी देख रही है, भैया CBI पहुंच रही, कहा लाओ भैया जरा अपना बक्सा खोलो। बक्सा में गया, ओ बक्सा में 20 करोड़ रुपया रखा हुआ है। ओहो भैया, मशीन लगी हुई है नोट गिनने की, 20 करोड़ हो गए भाई साहब। हाँ मीडिया ने फोटो ले ली। ममता दीदी के अब मंत्री के घर, उन्होंने कहा यार इनका एक फ्लैट और है, किसी और बताया कि एक फ्लैट और है पिछली गली में, जाके उधर भी चेक कर लो। तो भैया CBI निकला, उधर भी चेक कर ले, हो सकता है 1-2 करोड़ रुपए वहां भी निकले। वहां गए अगर, तो वहां जाके 30 करोड़ रुपया निकला। भैया यही तो है। अब वो 30 करोड़ 20 करोड़ टोटल 50 करोड़ हो गया। तो पूछ रहे हैं कि ये 50 करोड़ रुपया बताओ भैया कहां से आप, अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कहां से आया। अभी इसी 50 करोड़ को किसी भी तरीके से धांधलेबाजी करके व्हाइट मनी में दिखा देते तो उनका हो जाता। ये ब्लैक मनी ही तो है जो उन्होंने कमाया घूस घूस से किसी ना किसी तरीके से, ये है। आ जाओ जरा, अब इसे पढ़ते हैं। द एक्ट इनेबल्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इस एक्ट से क्या होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो इनेबल हो जाती है टू कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, वो प्रॉपर्टी जब्त कर सकती हैं। एंड या फिर असेट्स अर्न्ड फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, या फिर जो प्रॉपर्टी या फिर असेट्स जो इलीगल सोर्सेज से अर्न किए गए हैं उसको जब्त कर लेती है थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो क्या रखा, तो इन सबको वो कर लेती है दोस्तों, ऐसे करके जब्त। अंडर द PMLA द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द अक्यूज्ड। अब PMLA के अंतर्गत क्या होता है, आपको तो जब्त कर लिया, अब जो अक्यूज है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके ऊपर बर्डन होता है हु हैज टू प्रूव, जिसको प्रूव करना होता है दैट द सस्पेक्ट प्रॉपर्टी, या जो
सस्पेक्ट एसेट है, किसी को गहने मिले, पैसा मिला, हैव नॉट बीन ऑब्टेन थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी जो ही झगड़े की जेर है। अब उसको प्रूव करना है कि जो पैसा है वो किसी क्राइम करके उसने नहीं कमाया है, लीगल कमाया। अब उसके ऊपर ये बात होती है। तो अब तो हमने पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रो लिख दिया, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, होती क्या है, और उसके बाद हम बताएंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसके फायदे क्या हैं, एवरीथिंग। तो इसको बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि जो एक्ट है उस एक्ट करता क्या है, उस एक्ट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव भी तो बताएंगे वो करता क्या, क्या चाहता है वो एक्ट। तो हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। हमने लिखा द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PMLAR। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। फिर कॉम्बैटिंग दी चैनलाइजिंग ऑफ मनी इनटू इलीगल एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक क्राइम्स। कॉम्बैट करना होता है लड़ना। क्या, किस चीज से लड़ना? कि मनी को किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक क्राइम्स में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें लड़ना, ये इसका काम होता है इस एक्ट का। प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए प्रोवाइड करना, डेराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है उन प्रॉपर्टी को जब्त करना, ये काम हो जाता है। प्रोवाइडिंग फॉर एनी अदर मैटर्स, कोई और जो मैटर होते हैं उसको मतलब उसको भी प्रोवाइड करना जो कनेक्टेड है या फिर इंसिडेंटल है टू एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये पूरा का पूरा काम है इनके ऑब्जेक्टिव्स का। ये पूरा का पूरा काम है इनके ऑब्जेक्टिव्स का। पॉइंट समझ में आया? तनु, आपको भी बात करनी है। तनु, आप ये देखो, हैंड रेस का जो ऑप्शन आता है वो उन्हीं के पास आता है जो प्लस मेंबर और आइकॉनिक मेंबर होते हैं एक्चुअली। तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा, बट डू नॉट वरी, आप चिंता मत करिए, आप लिख दीजिए जो भी आपका डाउट है, लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। वरना ऑप्शन नहीं आता मेरे पास ये वाला, ठीक है ना, कनेक्ट करने का। चलो, यहां तक सबको समझ में आए? मुझे एक बार सब लोग यस सर लिख दो, एवरीवन, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग एक बार यस सर लिख दीजिए, एवरीवन। सुस्त मत दिखो भैया, ऐसे सुस्त दिखोगे तो कैसे काम चलेगा। सब लोग के कमेंट चाहिए मुझे, सभी लोग लिखिए यस। अरे एनर्जी रहनी चाहिए यार। मैं आपको एक एक पॉइंट बता, मैं आपको चैनल पर, जो विशाल परिवार चैनल है, उस पर मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स देता रहता हूं यूपीएससी को लेकर, कुछ ना कुछ टिप्स देता रहता हूं। आप रेगुलरली फॉलो करिए, टिप्स देखते जाइए। एक मैं टिप्स आपको देने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से, क्योंकि आपको 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 घंटे की बैठने की पहले प्रैक्टिस डालनी होगी, है ना। दूसरी फिर आपको प्रैक्टिस डालनी होगी लिखने की बहुत ज्यादा। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? एकदम से नहीं होती, इट टेक्स टाइम। मैं सब आपको बताता रहूंगा, आप टेंशन नहीं लेना इसकी, ठीक है। बस आप अपडेट रहना, चैनल सब्सक्राइब करके रखा करो, एकदम अपडेट रहा करो, ठीक है। आ जाइए, ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए। अब कौन कौन सी चीजें जो कि ऑफेंस में आती हैं, है ना, जो कि हम कहते हैं ये तो क्राइम है भैया, ये तो ऑफेंस है, वो कौन कौन सी चीजें आती है देखो। इंडियन पीनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये तो आप दोस्तों जो याद करोगे, याद करके आप लिखो, मतलब एग्जांपल दे रहा, आप पहले इसके बारे में बता दिया। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एक ही एक्ट होता है। दूसरा कॉपीराइट एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है। ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, और वो सब ऑफेंसेस दैट आर ऑफ अ वैल्यू ऑफ 1 करोड़ एंड मोर, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज्यादा होती है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, 1 करोड़ या ज्यादा। अब ऐसा नहीं किसी ने कुछ घपला किया, कितने रुपए निकले घपला किया, 20,000 रुपए निकले, तो लाओ पीएमएलए लगा दे। पीएमएलए पुलिस वाले 10 चाटे मारेंगे, भाग कहां से निकाले, लाओ उसका निपटारा करके भागेंगे, चलो। तो एक लिमिट होनी चाहिए, तो 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर वाले उसी में लगता है। ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, बताइए, है ना। ओके, हाँ ठीक है समर, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। अब जरा समझते हैं इनकी पेनल्टीज कैसे होती हैं। पेनल्टी हमने समझ ली, फ्रीज कर देते हैं, सीज कर देते हैं प्रॉपर्टी को, रिकॉर्ड्स को, या फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो भी चीज जुड़ी हुई है, ऑब्टेन थ्रू क्राइम प्रोसीड्स, उस क्राइम प्रोसीड्स के थ्रू जो हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग इज पनिशेबल विद, अब मनी लॉन्ड्रिंग में पनिशमेंट मिल रहा है, तो पनिशमेंट मिल रहा है तो क्या क्या होता है पनिशमेंट के लिए, देखो। रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 years, मिनिमम 3 साल का लगातार जेल होगा, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 7 years एंड फाइन,
और मैक्सिमम जो हो सकता है 7 साल की जेल और फाइन लग सकता है। इफ द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व विद द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, अगर इससे जुड़ा हुआ है क्राइम, द पनिशमेंट कैन गो अप टू 10 years अलोंग विद फाइन, तो 10 साल तक भी जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक केस देखा था, दिल्ली एयरपोर्ट पे एक कपल था, वो पकड़ा गया था। वो कपल किस देश से आया था जरा मेरे को बताना। आई थिंक वियतनाम था, आई एम नॉट श्योर, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कहां से आया था। उसने गन लेकर आया था, बहुत सारी वो गन, कहता मैं टर्की से आता हूँ, गन लेकर हर बार आता रहता हूँ, ये चीज वो करता था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इसी में समय फंसते आते हैं, है ना। सर इंग्लिश बहुत वीक है, डू नॉट वरी, मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश को रेगुलरली पढ़ते जाना। वियतनामी था दीपक। इंग्लिश को रेगुलरली पढ़ते जाओ, द हिंदू एडिटोरियल रेगुलरली रीडिंग करते जाओ, और जो मेरी क्लास होगी उन क्लासेस को रेगुलरली देखते जाओ। और कुछ नहीं है, बस रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अथॉरिटीज दैट कैन इन्वेस्टिगेट अंडर पीएमएलए, कौन सी अथॉरिटीज है जो इसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करती है, अब उनके बारे में लिखते हैं। वो होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब कैसे पता चल गया? हाल ही में अभी हमने वेस्ट बंगाल वाला केस देखा, एकदम सबको ताजा ताजा याद होगा आपको, है ना। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस अंडर द पीएमएलए। ऑल्सो द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो इंडिया की FIEU इंडिया यूनिट होती है, इज द नेशनल एजेंसी दैट रिसीव्स, प्रोसेसेस, एनालिसिस एंड डिसएमिनेट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें सस्पेक्ट होता है, उन सब में ये सब लोग ध्यान रखते हैं। ओके, चलो ये तो अब हमें समझ में आ गया। अब इसका वे फॉरवर्ड ढूंढते हैं, आखिरकार इसका जो कंक्लूजन होगा, जो इसका वे फॉरवर्ड होगा वो क्या होगा। तो वे फॉरवर्ड दोस्तों हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है कि वे फॉरवर्ड हम बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं। तो लिखा हमने, द इंडियन गवर्नमेंट इज सीरियस, इंडियन गवर्नमेंट सीरियस है अबाउट कर्बिंग मनी, मनी को रोकने में, कर्ब करने में, मनी लॉन्ड्रिंग को। सो इंडिया हैज टू फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन, इसलिए इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन पर ध्यान रखना चाहिए, सो दैट पीपल आर अवेयर, ताकि लोग अवेयर रहें। गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू मेजर इश्यूज, उन मेजर इश्यूज पर ध्यान रखने की जरूरत है। कंसर्निंग द लोअर कन्विक्शन रेट, जहां पर लोगों के ऊपर आरोप है लेकिन वो प्रूव ही नहीं हो पाता यार, केस कितने चलते रहते हैं, कन्विक्शन हो ही नहीं पाता, लोअर कन्विक्शन रेट है। एंड मेक श्योर द लॉ इज नॉट मिसयूज, और इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लॉ है उसका मिसयूज ना हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो पॉइंट समझ में आए दोस्तों? आप सभी लोगों को मुझे बताएं। जी सर, समझ में आए। और किस तरीके से हमने किए, 2 क्वेश्चंस किए, उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज तो सिर्फ दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको यहां पर एक तरीके से सिर्फ बताए हैं, है ना। मैं अब इसके बाद आपको जब मैं लिखने के लिए दूंगा, एंड देन जब आप लिख रहे होंगे, उसके बाद जब आप वापस मेरे पास आओगे कि सर ये हमने लिखा, और फिर मैं उसे चेक कर रहा हूँ, उसमें तो मजा ही आ जाएगा। अभी मैं आपको लिखने के लिए दे रहा हूं, अभी आपके लिए सिर्फ एक काम है, आप बस रेगुलरली एक काम करेंगे कि द हिंदू एडिटोरियल रेगुलरली आप पढ़ते जाइए, द हिंदू एडिटोरियल रेगुलरली पढ़ते जाइए। और अब यूपीएससी में सिर्फ मैं द हिंदू एडिटोरियल ही नहीं, मैं आपको एक और न्यूज़पेपर रिकमेंड करूंगा दोस्तों, जो कि मैं बैंक और एसएससी वाले स्टूडेंट्स को नहीं करता, बट यूपीएससी में मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, और वो है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस। वो है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ो और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ो बस। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब होता चला जाएगा, सब धीरे 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 धीरे। ओनली दी 2 न्यूज़पेपर्स, और ऐसा दिन भर टाइम तो देना नहीं होता है। आप देखते हो सुबह आधे घंटे पढ़ लो, शाम को रात में आधे घंटे पढ़ लो, बस। यूपीएससी के लिए सेम, द हिंदू एडिटोरियल काफी, नॉट एट ऑल समर। यूपीएससी के लिए दोनों न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये मैंने बताया ना, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। जल्दी ही होगा, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का भी एनालिसिस कराऊंगा, बट पहले मैं एक पोल ले लूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो द हिंदू का तो मॉर्निंग में 7 बजे एनालिसिस कराता ही हूं मैं, बैंकर्स पे यूट्यूब चैनल पर। बाकी विशाल परिवार पर मैं भी प्लान कर रहा हूं, अगर आप लोग बताओगे तो हम लोग करेंगे, कि मैं सोच रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस का भी मैं एनालिसिस करा दूं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस कोई नहीं कराता है, देयर इज नो वन। और एक डिस्क्रिप्टिव तो अगर कोई कराते नहीं, तो वो तो मैं हूं, आप टेंशन नहीं लेंगे, सब पूरा मैं कराऊंगा। तो उसके लिए भी तो आप लोग कहोगे तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार मैं पोल ले लूंगा लोगों से, कितने लोग चाहते हैं ऐसा करें। अगर आप ही लोग बता दो जरा, चाहते तो यस पे, ट्रू पे टैप कर दो,
चाहते तो हो ही, आप लोग तो पढ़ ही रहे हो, आप लोग तो जरूरत है, मुझे मालूम है। थोड़ा स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं आपकी इसकी प्लानिंग कर लेता हूं दोस्तों कि किस किस तरीके से हम करेंगे, और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब तब तक के लिए एक चीज, एक मौका जिसको ध्यान रखना है, वो क्या है? वो है दोस्तों अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेकर भी अगर आपने दोस्तों प्लान किया हुआ है कि नहीं सर मुझे तो पढ़ना है और 2 साल के लिए बढ़ना है आगे, तो आपके लिए दोस्तों अभी जो है वो मौका बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लो। प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना। मैं आपको जरा बेनिफिट बताता हूं, अब आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आइकॉनिक के, जरा हम उसको लिखते हैं। जैसे ये बैचेस हैं आपके, देखो ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक तो ये बैच है 12 अगस्त से शुरू हो रहा है, दूसरा ये शुरू हो रहा है, तीसरा ये शुरू हो रहा है, बस 3 बैच शुरू हो रहे हैं, चौथा आपका तो टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इन तीनों बैचेस को आप दोस्तों एनरोल करो, नंबर 1। अब मैं आपको इसके आइकॉनिक के बेनिफिट बताता हूं। जब आप आइकॉनिक में होते हैं, जैसे आइकॉनिक प्लस दोनों में होंगे, एक तो सबसे पहले आपको 12 बुक्स मिलेंगी, फिजिकल बुक्स होती हैं, ये कोई ई बुक्स नहीं है, ये फिजिकल बुक्स होती हैं, आपके घर पर आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों में मिलती है। आइकॉनिक का स्पेशल फीचर है कि आपको एक 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। अब जैसे होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। 1-to-1 मेंटोरशिप, आपको लगता है कई बार कि सर मेरा ये तो कोर्स हो गया है, अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं, मैं कौन से सर की क्लास को देखूं? थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है अभी कर रहा हूं, एक सेकेंड ना, कि कौन से सर की क्लास देखूं, आपके दिमाग में आ गया, ठीक है, कि कौन से सर की क्लास देखूं, ये दिमाग में आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कौन सर की क्लास देखने में? अब आप पूछोगे तो वो मेंटोरशिप आपको मिलेगी, एक व्यक्ति आपको असाइन कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया है ना। तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, साथ में मेंटोरशिप मिल रही होती है। अब आपने कहा जाए सर मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, विशाल सर से पढ़ रहा हूँ सर, और विशाल सर की कुछ क्लासेस पुरानी वाली मिल जाए तो बढ़िया है, विशाल सर ने और पुराने जो डिस्क्रिप्टिव लिखवाए हैं वो मिल जाए तो बढ़िया है। कहां से मिलेंगे, हमें मिल नहीं रही, समटाइम्स ऐसा होता है। तो हु इज दी पर्सन? सो दिस इज दी पर्सन, जो मेंटोर आपको मिलेंगे। तो आप उनसे हर वो चीज पूछ सकते हैं। बाकी डाउट है, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है, तो जो सारे के सारे टीचर्स हैं उन सबसे आप देखते हो। हर तीसरी क्लास में, आप तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास में आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में दोस्तों डाउट पूछो बढ़िया तरीके से, अपने जितने हो सकते हैं सारे डाउट पूछो बढ़िया तरीके से, जितना हो सकता है सारे डाउट पूछो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, डाउट पूछो, मैं हूं, मुझसे डाउट पूछो। बट अगर टारगेट किया हुआ है 2024 का टारगेट करके चलो, 2 साल जम के तैयारी करो, पूरी ताकत पूरी जान लगा, तो फिर भी कहीं रह जाता है 1% भी, तो आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी कि फिर 1 साल अनअकैडमी फ्री में आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि यार दुख तो हमें भी होता है कि स्टूडेंट 2 साल से लगा हुआ उसकी पढ़ाई नहीं, बट हाँ ये आपको करना है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों मेरी अब अगली क्लास कब होगी? वो होगी कल सुबह 9 बजे। आप लोग एनरोल कर लो, आप लोग जाकर एनरोल कर लो, मैं आपको इसके लिंक दे देता हूं, आप लोग जाकर एनरोल कर लेना। कल सुबह 9 बजे और परसों सुबह 9 बजे 2 क्लास दोस्तों आपकी और हैं, ये मैं यहां पर लगा देता हूं, ठीक है। इसको आप एनरोल कर लेना, कोई बच्चा आप में से रहे ना, कोई छूट ना जाए, ठीक है। तो इसको एनरोल कर लेना। बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों 12 तारीख तक का ये ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाओ, क्योंकि तकरीबन 35% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा भी मिल रही है चीजें। तो आप दोस्तों इसका फायदा उठाइए बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी आए मुझे बताना, ठीक है। तो मेरे अलावा इन सभी टीचर से आप पढ़िए बढ़िया तरीके से। जब आप सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों तो इस कोड का ही इस्तेमाल करना, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा आप स्टूडेंट है, कोई समस्या आएगी तो आई एम ऑलवेज देयर, मुझे पता रहेगा कि हाँ स्टूडेंट है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, मैं हमेशा रहूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। बाकी आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों मुझे आप जरूर बताइएगा, और जो लोग इस सेशन को इन फ्यूचर कभी यूट्यूब पर देखेंगे तो आप सब लोगों के लिए बोलना चाहूंगा मैं, आप सभी लोग पढ़िए, आप लोग भी यूट्यूब पर भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, खत्म करते हैं सेशन को। बढ़िया लगा सेशन, आप लोग मुझे जरा एक बार कमेंट करके बता दो अच्छा लगा कि नहीं। और जब सेशन खत्म होगा तो इसमें ना एक वो और आता है साथ के साथ ना, कि आप बता सकते हो सेशन कैसा लगा, तो क्या बोलते हो उसको, स्टार रेटिंग, रेटिंग, हाँ हाँ दिमाग से उतर गया वर्ड तो वो देकर आप जरूर दे देना, बता रिव्यू, रिव्यू, हाँ रिव्यू तो बता देना दोस्तों, क्योंकि देखो मेहनत करता हूं तो मेहनत मिलती है उसमें, तो बिल्कुल हाँ आप फीडबैक रेटिंग दीजिएगा, अच्छी लगे तो अच्छी रेटिंग भी जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोग दोस्तों सीखिए, कोई दिक्कत आए मुझे बताइएगा, ठीक है। अब कल मिलेंगे दोस्तों, कल 11 अगस्त है, सुबह 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 12 तारीख को भी हम सुबह 9 बजे मिलेंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 2 दिन आपके पास और भी है दोस्तों, 11 तारीख 12 तारीख, क्योंकि 12 को ऑफर भी खत्म हो रहा है, तो आप में से कोई भी व्यक्ति रह ना जाए, छूट ना जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।